लॉ एंड ऑफ ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ टॉर्ट्स, डेफिनेशन, नेचर ऑफ टॉर्ट और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉर्ट का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? बाई वर्ड अगर देखा जाए तो टॉर्ट का मतलब होता है रॉन्ग, गलत। ठीक है, तो टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग और हार्म है। ठीक है, जो कि किसके वजह से होता है? ब्रीच ऑफ लॉ के वजह से। अगर कोई भी पर्सन कोई भी लॉ को तोड़ रहा है, ब्रीच ऑफ लॉ कर रहा है, तो वो एक सिविल रॉन्ग होता है और ये चीज़ टॉर्ट में आता है। ठीक है, अगर लॉ ऑफ टॉर्ट जो है ना वो ऑब्लिगेशंस की बात करती है कि अगर कोई पर्सन किसी अनदर पर्सन को हार्म पहुंचाता है, कोई भी नुकसान पहुंचाता है, तो वहाँ पर टॉर्ट हो जाता है। और अगर कोई पर्सन किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके लिए उसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा जो भी नुकसान उसने पहुंचाया है किसी अनदर पर्सन को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मीनिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड टॉर्ट है ना वो डिराइव हुआ एक लैटिन टर्म से, जो कि है टॉटम। टॉटम का मतलब होता है टू ट्विस्ट। मतलब टॉर्ट जो है वो एक अनलॉफुल एक्ट है, ट्विस्टेड है। ठीक है, टॉर्ट कोई लॉफुल एक्ट नहीं है और ना ही वो स्ट्रेट है। ठीक, अब टॉर्ट जो है वो इंग्लिश टर्म रॉन्ग के इक्विवेलेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो बहुत सारे रॉन्गफुल एक्ट को कंटेन करता है। अगर कोई रॉन्ग डूअर किसी पर्सन के राइट्स को वॉयलेट करता है, ठीक है, तो जो लॉ है वो हर एक पर्सन पे ड्यूटी लगाती है कि एक पर्सन का एक लीगल राइट्स है, जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है और भी बाकी सारे राइट्स हैं। तो हमारे राइट्स को अगर कोई भी इन्फ्रिंज करेगा या फिर अपनी ड्यूटी को ब्रीच करेगा तो वो एक रॉन्गफुल एक्ट हो जाएगा, और वही रॉन्गफुल एक्ट जो है वो टॉर्ट है। ठीक है, जैसे कि क्राइम जो है वो एक रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है, उसके वजह से क्या होता है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है। मतलब हमें लॉ ने बता दिया है कि आपको चोरी नहीं करनी है, और फिर भी हमारी ये ड्यूटी है कि हम कोई भी चोरी नहीं करें। अगर फिर भी जा कर के चोरी कर रहे हैं तो वो हमारा ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, जो कि हमें लॉ ने बताया है, क्रिमिनल लॉ ने बताया है, तो वो क्राइम के अंदर आ जाता है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी होता है। ठीक है, ये कंपेयर किया जा रहा है टॉर्ट को क्राइम के साथ और कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ठीक है, जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही तोड़ दे रहा है। तो उसी तरीके से ब्रीच ऑफ ड्यूटी को लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर भी देखा गया है कि अगर कोई अपने काम को नहीं कर रहा है तो वो भी टॉर्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि वॉयलेशन ऑफ ड्यूटी टू इंजोर द रेपुटेशन ऑफ समवन। ठीक है, मतलब कि अगर कोई किसी को डिफेम करना चाह रहा है, किसी को बदनाम करना चाह रहा है, उसके रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाना चाह रहा है, तो ये एक रॉन्गफुल एक्ट है। ठीक है, तो ये टॉर्ट के अंदर आ जाएगा। या फिर अगर कोई पर्सन ट्रेसपास करना चाह रहा है, ठीक है, किसी और के लैंड में घुस जाना चाह रहा है। ट्रेसपास का मतलब किसी और के लैंड में चले जाना उसके परमिशन के बिना। ठीक है, या फिर किसी के साथ फ्रॉड करना चाह रहा है, तो ये सारी चीज़ जो है वो टॉर्ट के अंदर आ जाते हैं। अब हम लोग डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट्स देखेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, सॉरी या according to section 2M of the Limitation Act 1963। ठीक है, इसमें टॉर्ट का क्या डेफिनेशन बताया गया है? टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब टॉर्ट को हम लोग सिर्फ इस बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते कि वो सिर्फ एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, बल्कि टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सैलमन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सैलमन ने क्या बताया? इट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस and which is not exclusively the breach of contract or the breach of trust or other merely equitable obligation। तो सैलमन ने भी यही बात किया है कि जो टॉर्ट है वो एक सिविल रॉन्ग है, पर यहाँ पर एक वर्ड का यूज़ किया गया है जो कि है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से क्या समझ आ रहा है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब हो गया ऐसा डैमेज जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी रिकवर नहीं किया जा सकता। हम लोग
अब किसी को ऐसा, किसी के जान का डैमेज हो रहा है, किसी का डेथ हो रहा है, तो क्या उसे इन टर्म्स ऑफ मनी उस इंसान को वापस लाया जा सकता है? तो ऐसा डैमेज जो कि मनी के टर्म्स में कंपनसेट नहीं हो सकता है, उसे रिकवर नहीं किया जा सकता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू विनफील्ड। विनफील्ड ने क्या बताया कि tortious liability arises from the breach of duty merely fixed by the law. This duty is toward person generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. तो विनफील्ड ने ये बताया है कि tortious liability उस पर्सन पे अराइज होती है जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है। ठीक है, tortious liability मतलब कि टॉर्ट जिसने किया है उसके ऊपर लाइबिलिटी अराइज होती है। अगर वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा है, अब उसके ऊपर ड्यूटी क्या है जो कि लॉ ने फिक्स किया है। लॉ ने बताया कि आपको ये काम करना है और ये पर्टिकुलर काम नहीं करना है। तो अगर आप वैसा कोई भी काम कर रहे हैं जो लॉ ने आपको मना किया है तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया। ठीक है, तो ये किस पे अराइज होता है? उस पर्सन पे जो कि वो गलत काम कर रहा है। ठीक है, और उसको इस एक्शन के लिए, जो काम गलत काम कर रहा है उसके लिए उसको कंपनसेट करना पड़ेगा और उसको वो करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा उसके गलत हरकत को। अब नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू फ्रैशर। ठीक है, फ्रैशर ने क्या कहा? इट इज़ एन इन्फ्रिजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। इन्होंने कहा है कि जो टॉर्ट है वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम है। राइट इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड। ठीक है, ये सबके लिए, किसी पर्सन के लिए नहीं है, राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड है टॉर्ट। तो अगर कोई भी इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, ठीक है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का, तो उसको ये हक है कि वो कंपनसेशन ले और उसको, उस इंजर्ड पार्टी को कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर उसके साथ कुछ भी गलत टॉट किया जा रहा है बेसिकली। तो ठीक है, सो अब इसका नेचर और एसेंशियल एलिमेंट मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब करूँगी, पार्ट 2 में। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।